If you want to know how Newton's law, second law, can be transformed to rotational motion, it is exactly the way we were doing in translatory motion. क्या पढ़े थे हम लोग? उसमें पढ़े थे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ऐसे करके पढ़े थे. फिर पढ़े थे न्यूटन सेकेंड लॉ. क्या कहता था वो लॉ? लॉ कहता था कि whenever an external force acts on a body, the body undergoes a change in momentum. The change in momentum is in the direction of external force applied, so that the rate of change in momentum is equal to the magnitude of force. Exactly वही चीज को हम लोग अभी रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे. फोर्स की जगह टॉर्क कहेंगे, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम कहेंगे. तो now I try to apply Newton's second law for rotational motion. Relation between torque and angular momentum क्या था? न्यूटन सेकेंड लॉ की लाइट पे whenever an external torque acts on a body about an axis, the body undergoes change in angular momentum, change in angular momentum about that axis. ये चीज को थोड़ा याद रखना. यहाँ पर एक एक्सिस इन्वॉल्व है. जिस एक्सिस में टॉर्क आएगा उसी एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम बदलेगा. कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स आया तो कोई एक्सिस में वो क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा, किसी दूसरे एक्सिस लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा. हो सकता है बॉडी के ऊपर कोई तीसरा पॉइंट लेंगे तो उसमें कोई टॉर्क बन ही नहीं रहा है. तो जिस एक्सिस में टॉर्क बनेगा उसी एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम बदलेगा. Whenever an external torque acts on a body about an axis, the body undergoes change in angular momentum about that axis. The change in angular momentum is a vector directed along the torque applied. ठीक है, जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा. और क्या? द रेट ऑफ चेंज इन angular momentum is equal to magnitude of torque. मतलब आप कहोगे dL/dt is equal to the torque. समझ में आया? You develop a new equation here. dL/dt is a torque. मतलब जब तक टॉर्क नहीं आएगा एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलने वाला. Who is the cause? Who is the effect? Due to change in angular momentum, torque takes place. No. Due to torque, change in angular momentum takes place. Just like due to force application, the momentum changes. Force is the cause, change in momentum is the effect. Similarly, the cause is the torque, it causes a change in angular momentum. ठीक है, फिर इसको और क्या बढ़ा सकते हैं आगे? हम कहेंगे कि हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम is
you know as final angular momentum minus initial angular momentum, but can be found as tau into dt. ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज टाउ इंटू dt. टाउ इंटू t कहेंगे, t कब, व्हेन टाउ इज कांस्टेंट. अगर टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क इंटू टाइम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इन t सेकेंड्स. तो इट इज टाउ इंटू t. अगर t कांस्टेंट है, टाउ इंटू t करेंगे. सपोज द टॉर्क एक्टिंग इज नॉट कांस्टेंट. टॉर्क एक्टिंग इज नॉट कांस्टेंट, जैसे हम कहेंगे एक डंडा को इस पोजीशन में रखे थे, अब ये यहां से गिरना शुरू किया. क्यों? क्योंकि उसका जो वेट है दैट क्रिएटेड ए टॉर्क. कितना टॉर्क? फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस. अब जैसे जैसे ये गिरेगा, ये डिस्टेंस तो बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा. सो टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट. इन दैट केस हाउ टू अकाउंट फॉर द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम? आपको इट इज tau dt, the change in angular momentum in a small time interval, tau dt, and total change in angular momentum integrated over 0 to t. ऐसा कब कर सकेंगे? when tau is not constant. tau constant नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं. लास्टली क्या देखेंगे? the if the variation of torque acting about an axis changing with time, axis with time is given. अगर हम कहेंगे कोई बॉडी के ऊपर जो टॉर्क आ रहा है वो समय के साथ बदल रहा है, मान लो कि ऐसा है, देन इसके नीचे का जो एरिया है व्हाट डज इट विल रिप्रेजेंट? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? अगर एरिया निकालेंगे तो हम कहेंगे एरिया क्या होगा? एक थिन स्ट्रिप एरिया लेके देखो, ये छोटा सा एरिया बनता है टाउ इंटू dt. टाउ dt होता है छोटा सा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो ये पूरा एरिया क्या होता है? टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. देन एरिया अंडर डायग्राम गिव्स टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L लिख रहे हैं, टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ में फोर्स और मोमेंटम को लेके कुछ रूल्स वगैरह बनाए थे, वो सारा चीज यहाँ पर ट्रांसफर हो गया. बस फोर्स के जगह आ गया टॉर्क और मोमेंटम के जगह आ गया एंगुलर मोमेंटम. ठीक है ना? तो यही सब चीज अप्लाई करना है. अब आखिरी वाला है जिसको हम लोग देखेंगे अभी. तो न्यूटन्स लॉ का ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेशनल मोशन हम लोग देख रहे हैं. बस यही तो न्यूटन्स लॉ है. चलिए इसको और एक स्टेप आगे चलते हैं. न्यूटन्स लॉ में और भी एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखे थे, वो क्या था? हम देखे थे कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी वाज मास इनटू वेलोसिटी एंड चेंज इन मोमेंटम वाज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. क्या आप लोगों को याद है? चेंज इन मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? चेंज इन मोमेंटम क्या कोई बॉडी का मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है? बताइए. मैं तब बताया था नो. Why? Because change in momentum is not the cause, it is the effect. It is given by force into time. आप कोई बड़े मास के ऊपर कोई एक t सेकंड के लिए अप्लाई करोगे, छोटे मास के ऊपर सेम फोर्स t सेकंड के लिए अप्लाई करोगे, दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा. So though momentum depends upon mass and velocity,
change in momentum is independent of mass and velocity. It depends on what force is acting and for how much time it is acting. Exactly in the same way हम क्या कहेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो L depends on I and omega, yet delta L is independent of I and omega. It depends on, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन कहीं हाईलाइट नहीं किया गया. It depends on the torque applied and the time for which torque is applied. कितने समय के लिए टॉर्क अप्लाई किए, मैं आपको छोटा सा एक चीज दिखाना चाहूंगा. बस ये स्टेटमेंट को थोड़ा बढ़िया से हजम हो जाए, बस वही काम है मेरा और कुछ नहीं. तो हम कहेंगे कि सपोज हियर इज ए रिंग, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, हियर इज ए रिंग. रिंग का रेडियस r1 है, मास इसका m1 है, सपोज मास इज m1 है, और ये रिंग इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस. इट इज बीइंग कनेक्टेड कनेक्टेड बाय डिफरेंट स्पोक्स, मासलेस स्पोक्स, और ये इस एक्सिस में घूम सकता है. सपोज अभी ये रिंग को कहां से पकड़ेंगे वही तकलीफ है समझाने में, तो थोड़ा मैं इसको रिंग के जगह डिस्क कर लेता हूं. चलो ठीक है, ये एक डिस्क, छोटा सा डिस्क है, चलो मानते हैं कि इसका मास m है, इसका रेडियस r है, और पता चला कि इस डिस्क के ऊपर एक थ्रेड वूंड किया गया है, और ये जो थ्रेड इसके ऊपर वूंड हुआ है, इसके ऊपर उस थ्रेड को आपने पकड़ के खींचने लगे विथ फोर्स F. जब इसको फोर्स F में खींचेंगे, सेक ऑफ एग्जाम्पल ओनली, क्या दिया है, गिवन दैट पॉइंट P was pulled with a constant force F for t seconds. Find change in angular momentum of disk. अब ये डिस्क की जगह कुछ भी हो सकता था, कुछ भी मास, कुछ भी रेडियस हो सकता है. चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क हम निकालना चाहते हैं. अब इसका सॉल्यूशन करेंगे. आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, हम एक फोर्स लगा के खींच रहे हैं. हम क्या बोले, जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा ना उसका एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो सिर्फ टॉर्क और टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा. चलिए देखते हैं. अगर हम अपना डायरेक्ट फंडा लगाएंगे तो क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कुछ ऐसा चलेगा. सॉल्यूशन में ऐसा चलेगा कि बाय पुलिंग लाइक दिस यू आर प्रोड्यूसिंग ए टॉर्क. व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O? Thing is, who is producing torque? There is a weight, there is a normal reaction, but both of them are passing through the point of support. Torque is produced by F. What is the torque? Force into perpendicular distance of line of action. ये हो गया line of action. इसका perpendicular distance एक्सिस से कितना है, R. This is the torque. Okay, what is the moment of inertia? अरे ये तो डिस्क है भाई, डिस्क है तो फिर क्या होगा, हाफ mr स्क्वायर. अच्छा ऐसा, तो बताओ फिर what is alpha, the angular acceleration? The angular acceleration is
नथिंग बट क्या है, इट इज टाउ बाई आई अबाउट द सेम एक्सिस, टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एफ आर बाई हाफ एम आर स्क्वायर, मैं सीधा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, आएगा 2f बाई एम आर, ये हो गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे आपको एंगुलर एक्सीलरेशन पता चल गया, चलो निकालते हैं, व्हाट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वाज गिवन 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। इनिशियली तो 0 था, फाइनली अल्फा कितना आया 2f बाई एम आर इंटू टी। चलो ठीक है, ऐसे आया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर वेलोसिटी 0 था तो ये 0 था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इट इज i इंटू फाइनल ओमेगा, i कितना था, i वाज हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क इज हाफ एम स्क्वायर, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, इनटू फाइनल ओमेगा, ओमेगा कितना था अभी तो निकाल दिए, क्या था ये 2ft बाई एम आर, सो इट इज इनटू 2ft बाई एम आर। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो रहा है, देखिए m कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, rft, but what is f into r, it is torque about o into time, so change in angular momentum is final angular momentum minus initial angular momentum is equal to क्या हो गया, ये तो टाउ इंटू टी है, ये 0 है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी टाउ इंटू टी। चाहे ये डिस्क मास m का हो, 2m का हो, 10m का हो, रेडियस r हो या 10r हो, टॉर्क इंटू टाइम विल गिव यू दी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर ये डिस्क नहीं होता, कोई रिंग होता, सिलेंडर होता, स्फीयर होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अल्टीमेट आंसर वही आता, change in angular momentum is given by the product of torque and time। समझ में आया? अगर आप लोग इंटेलिजेंट है, थोड़ा सोच के बताओ, ये टॉर्क और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डॉट प्रोडक्ट होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा? कौन बताएगा? देखते हैं, देखने वाले दिमाग पर जोर लगाओ, डॉट प्रोडक्ट होगा कि कौन सा होगा? सर मतलब मेरा डेटा क्वेश्चन था, आप क्या पूछे मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि टॉर्क इनटू टाइम इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये टॉर्क इनटू टाइम किए हैं, ये टॉर्क और टाइम का डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। और कोई दूसरा? और कोई दूसरा आंसर? अरे हम लोग तो ऊपर ऊपर से सीख रहे हैं। अच्छा, जब दो चीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी मिलता है कि वेक्टर क्वांटिटी? क्या मिलता है? डॉट प्रोडक्ट इज अदरवाइज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर क्वांटिटी मिलता है। क्या एंगुलर मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है? नहीं है। तो फिर ये डॉट प्रोडक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट कब होता है? दो वेक्टर के बीच में होता है। इफ a and b are two vectors, you can find cross product। क्या टाइम एक वेक्टर क्वांटिटी है? टाइम एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो नाइदर डॉट प्रोडक्ट नॉर क्रॉस प्रोडक्ट, जस्ट मल्टीप्लाइड। एक वेक्टर को स्केलर के साथ डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या करोगे? यार तुम लोग अटेंटिवली नहीं सुनते हो। ये ना डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये तो वेक्टर एक है, दूसरा स्केलर है, डॉट क्रॉस क्या होगा? आ गया समझ में? देखा? ये पूरा डिस्कशन से जो चीज हमारे दिमाग में आया वो ऐसा है, क्या? दो, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन आई एंड ओमेगा।
delta L is independent of I and omega. It depends on the torque and how long it was applied on the body. In the last and the most important statement related to angular momentum, क्या है वो ये हुआ कि अगर टॉर्क के चलते एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है, अगर टॉर्क नहीं रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। हाँ, सिंपल सी बात है। तो हम कहेंगे कि इन एब्सेंस ऑफ external torque about n axis, the angular momentum about that axis does not change or remain conserved। ऐसा कुछ चीज हम लोग न्यूटन्स लॉ में ट्रांसलेटरी मोशन में भी पढ़े थे। क्या था इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ध्यान रहे, ये सारा का सारा डिस्कशन में मैं जितने बार एंगुलर मोमेंटम बोला, हर बार मैं ये मीन कर रहा था कि एंगुलर मोमेंटम मीन्स स्पीड एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ मोमेंटम का वेक्टर सम, जो लास्ट क्लास में बताया था, मोमेंट ऑफ मोमेंटम का वेक्टर सम। So in absence of external torque about an axis, the total angular momentum about that axis does not change or remain conserved. This is called law of, मेरे हिसाब से तो ये सबसे पावरफुल लॉ है हमारा फिजिक्स में। फिजिक्स में आप ढेर सारे लॉ पढ़ोगे, लेकिन एंटायर मैकेनिक्स का सबसे पावरफुल लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में बताओ? हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सारा पॉइंट के बारे में जो अभी तक हम लोग देखे, उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। अगले क्लास भी वो सब करेंगे, लेकिन ये पूरा चीज तो एक क्लास ले लेगा, इसलिए इसको छोड़ के, ये पॉइंट को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल से भी देखेंगे और इसको लेके देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बिना एक्सटर्नल टॉर्क का कोई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इसके सामने से निकल के आएंगे। क्वेश्चन तो ये भी आता है, जैसे हम लोग बोले थे कोई बिना एक्सटर्नल फोर्स का कोई बॉडी का मोमेंटम नहीं बदलता है। फिर हम लोग आपको कंफ्यूज कर रहे थे, एक बम रखा है, उसको थोड़ा सा आग लगा दो, बूम करके उड़ गया। हम तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए, मोमेंटम कैसे बदल गया? तो हम लोग कुछ दूसरा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अबाउट सेंटर ऑफ मास। यस, सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग बिकॉज न्यूटन्स लॉज वेर एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस ओनली। और वैसे भी अगर देखेंगे जो टुकड़ा इधर उधर उड़ेंगे, सारे टुकड़े का अगर मोमेंटम निकाल के जोड़ दिया जाएगा वो जीरो निकलेगा। लेकिन अभी सेंटर ऑफ मास का बहाना नहीं चलने वाला। अगर मैं स्विच ऑन किया, आई सप्लाइड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू माय फैन, द फैन स्टार्ट्स मूविंग, इट गेन्स सम एंगुलर मोमेंटम। अब तो मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, फिर इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे आया? अब बोलोगे सर आप तो इलेक्ट्रिसिटी दिए, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए फोर्स, इट्स ए एनर्जी। व्हाट द लॉ सेज? as long as no external torque is applied about an axis, the angular momentum about that axis will not change। तो ये हो गया मिस्ट्री, जिसके ऊपर हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे when we will discuss about this part। ठीक है, तो आज हम लोग इतने सारे लास्ट क्लास की थ्योरी पढ़े थे, आज भी पढ़े, ये सारे के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग अभी करेंगे। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोलिंग विद स्पीड v, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू लोएस्ट पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। मैं इस स्पेस में सॉल्यूशन बनाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन
हियर इज ए सॉलिड स्फीयर जो कि रोल कर रहा है, मतलब घूमते घूमते आगे जा रहा है। रोल कर रहा है मतलब V और R में तो रिलेशन आप जानते हो कितना है, ओमेगा इंटू आर। पूछा ये सॉलिड स्फीयर का क्या है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू लोएस्ट पॉइंट, ये ठीक है। और कैसे, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऐसे हो रहा है उसको परपेंडिकुलर मतलब एक्सिस ऐसा है। क्लियरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू लोएस्ट पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। तो हम देखेंगे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट O क्या होगा, इट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द rotational axis, I mean the center of mass, plus moment of momentum। ठीक है, यहां पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है, ऑब्वियसली आई ओमेगा है, आई ओमेगा। और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वी कॉल इट क्लॉकवाइज, प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस। अब ये पूरा मास m can be assumed to be concentrated at the center of mass and the center of mass is moving with speed v, तो mv हो गया ये, तो इसका मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, mv into perpendicular distance of line of motion from the axis क्या है mvr। इस एक्सिस में इस वेलोसिटी के चलते ये ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये भी क्लॉकवाइज है। अच्छा ऐसा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखते हैं। ये सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr² हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा प्लस mvr। अब दोनों क्लॉकवाइज है तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस करते नेट निकालने के लिए, दोनों क्लॉकवाइज है तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और हमें ये भी मालूम है कि R और V इक्वल टू आर ओमेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा। यहां पर से एक R एक ओमेगा को मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा V, सो r² ओमेगा विल बी इक्वल टू VR। आ रहा है समझ में, ओमेगा इंटू आर हो गया V, तो ये क्या मिला 2/5 mvr, ठीक है, प्लस mvr कितना हो गया 7/5 mvr। एंड कोई सा है ये क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलना छोटे बच्चों की बात है, हम लोग कहेंगे ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, डायरेक्शन कैसा हुआ, इनवर्ड, डायरेक्शन इज इनवर्ड। कोई चीज ऐसा घूम रहा है तो डायरेक्शन इनवर्ड होता है, ऐसा घूमता है तो डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। फिलहाल तो हम लोग क्लॉकवाइज से काम निपटा रहे हैं, कहेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कितना, इट इज 7/5 mvr। डायरेक्शन नहीं पूछा है, पूछेगा तो बोल देंगे क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, दिया गया है कि एक मास को यहां से प्रोजेक्ट कर दिया गया, वो ऐसे गया इधर गिरा। पूछा है फाइंड इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द स्ट्राइकिंग पॉइंट, जहां पर वो स्ट्राइक करेगा वहीं पे, मतलब एट ए उसके पास क्या एंगुलर मोमेंटम था अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट बी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, यहां से फेंके ऐसे गिरा, ये है पॉइंट बी। आपको पूछा गया है व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी, ऐसे पूछा है। हम फेंके कहां से, फेंके ए से। पूछा है बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी। अब हम इसको u स्पीड में फेंके, थीटा स्पीड में फेंके। अब ये फेंकने के कारण इसके पास दो वेलोसिटी है ना, एक वेलोसिटी ऐसा है जिसको आप कहते हो u sin थीटा, एक वेलोसिटी ऐसा है जिसको आप कहते हो u cos थीटा। हाँ ये सब तो आता है प्लैनेटरी मोशन में पढ़े। एनीवे ये जो मास है
उसका जो ये वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के चलते क्या ये इस एक्सिस में घूमता हुआ नजर आएगा? नहीं आएगा। तो कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का उसको घूमने घुमाने की फीलिंग दे रहा है? ये मास जो इधर जाने की कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ऐसे घूमने की फीलिंग दे रहा है। हाँ, तब तो सिंपल है, सिंपल है। क्या कहेंगे? कहेंगे कि इट इज यू से एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी। क्या हो जाएगा? इस कंपोनेंट के चलते कितना ये कंपोनेंट एम यू साइन थीटा एम भी है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? एम भी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? अरे ये तो रेंज है, इंटू आर, है कि नहीं? इट इज एम यू आर साइन थीटा, जबकि आर का वैल्यू आपको मालूम है, यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। आर का वैल्यू डालो। आर क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डाल दो, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। आप बोलोगे सर आप तो अपनी मर्जी से मेथड लगा रहे हो, कभी बोलते हो कि इट इज एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कभी बोलते हो कंपोनेंट लेके कर लो। अरे दोनों मेथड से कर सकते हो। चलिए फंडामेंटल मेथड से करते हैं। कैसे जा रहा था? ये ऐसे जा रहा था। हमें पूछा गया है बताओ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, कैसे निकालेंगे? एंगुलर मोमेंटम का दूसरा मेथड क्या हो गया? आप कहोगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, है ना। इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इनफैक्ट मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो कैसे निकालते हैं? इट इज एम यू इंटू एच। एच क्या था? एच वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस, है कि नहीं? अगर देखो ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो ये कितना हुआ? इट इज सेम एज आर साइन थीटा। बात एक ही हुआ ना। आप कैसे भी सोचो, आर का वैल्यू डाल दो, यू गेट द आंसर। अगर आप एम यू एच करके निकालो फंडामेंटल मेथड से। फंडामेंटल प्रोसेस क्या था? मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एम यू एंड एच। एच क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं ऐसे निकाला, ऐसे निकाला, जो आपको पसंद है उसको रखो। तो क्या मिल गया? ये एम यू इंटू एच, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। हाँ, आर के वैल्यू डाल दोगे, थोड़ा सिंपलीफाई कर लोगे, वो आपकी काम है, आप कर लोगे। दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे करेंगे इसको, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं? आप चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छी बात है, और वीडियो तो आपके पास ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या दिया है? हमने एक फोर्स लगा के खींचा। मैं क्या लगाना चाह रहा हूं? बोला कि फोर्स लगा के खींचा t सेकंड के लिए, बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? हम तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कि टॉर्क इनटू टाइम इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, है कि नहीं? और मैग्नीट्यूड के बारे में लिखे तो टाउ इनटू टी इज इक्वल टू डेल्टा एल, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली तो ये रेस्ट में था, तो ये क्वांटिटी हो गया 0। अच्छा, टॉर्क इनटू टाइम, व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड अबाउट दिस एक्सिस? अभी घूमेगा ना, इस एक्सिस में घूमेगा, बोला नहीं है, बोला एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस, ऑब्वियसली इसी एक्सिस में घूमेगा, तो इसी एक्सिस में पूछ रहा है, किसी दूसरे एक्सिस में तो घूम नहीं सकता, है कि नहीं? तो आप कहोगे व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ओ, यू से इट इज एफ इनटू आर। एफ आर टी इज द टॉर्क इनटू टाइम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, अगर फाइनली उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हुआ तो आप कहोगे आई इनटू ओमेगा। तो सिंपल, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज एफ टी आर बाय आई, है ना। तो आई क्या है? डी स्क्वायर बाय हाफ एम आर स्क्वायर, तो डालो एफ टी आर बाय हाफ एम आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 2ft by mr, this is the final angular velocity। ठीक है,
हम धीरे 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 फॉर्मूले की तरफ आपको ले रहे हैं। अब सारा फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन जो हम लोग किए अभी। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कोई एक मास m को थीटा एंगल में u वेलोसिटी में फेंक दिया, ऊपर गया, ऐसे गिरा, ठीक है। चलो अब u और थीटा दे दी तो r और h देने की कोई जरूरत नहीं। कंसीडर द प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर पूछा है व्हेन द पार्टिकल रीचेस हियर पोजीशन b द हाईएस्ट पॉइंट फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ ठीक है, दिस एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर कितना एंगुलर मोमेंटम है अबाउट दिस एक्सिस, जो भी है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तीसरा, बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, तो बताओ किस रेट में बदल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ऐसे करके 3 चीज पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले हजम कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन बिना हजम के आंसर समझने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होता है। कभी कभार ऐसे होता है हम लोग क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं पाते हैं और सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बहुत एंथुसियास्टिकली करना शुरू कर देते हैं, मालूम नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। खैर चलिए देखते हैं। जब वो हाईएस्ट पॉइंट में है सॉल्यूशन बनाते हैं। ये जब वो हाईएस्ट पॉइंट में हुआ, क्या है कोई पहलवान जो बताएगा हाईएस्ट पॉइंट में उसका वेलोसिटी कितना था? व्हाट वाज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? u cos theta. u cos theta. You are very good. So u cos theta ये हो गया एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट। पूछा है बताओ व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। ये तो ए में घूम नहीं रहा है, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के चलते उसका मोमेंटम निकलेगा। तो बीट नंबर 1 में एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट ए। मम अबाउट ए, ये मम कितना होगा? इट इज mv into h। यहाँ पर h क्या है? दिस डिस्टेंस। वो क्या है? इट इज कैपिटल H, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन, यू नो। तो क्या होगा यहाँ पर? मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस। हम लोग यहाँ पर एक्सिस लिए हैं तो हम कहेंगे mu cos थीटा इनटू h। और h का फॉर्मूला तो सबको आता है, नहीं? आप चाहो तो h का वैल्यू डाल सकते हो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैं नहीं डालने वाला, आप डालो, जो निकलेगा उसको हो गया आंसर। बीट नंबर 2 में ये जो एंगुलर मोमेंटम है, अभी कुछ निकला, ये एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्योंकि अभी तो ये ऐसे था, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा और उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा तो अलग अलग होने लगेगा। अभी ऐसे हो जाएगा तो डिस्टेंस ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, डिस्टेंस विल चेंज, एवरीथिंग इज चेंजिंग। नाउ यू आर टू थिंक वेदर दिस मोमेंटम, दिस एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बिफोर वी गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस, बताओ ये एक बॉडी है, ये कुछ मोमेंटम में जा रहा है, ये एक बॉडी है, ये भी कुछ मोमेंटम में जा रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है और इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है। कौन सा केस में बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, कौन सा केस में बॉडी का मोमेंटम, आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम, डिक्रीज हो रहा है? कौन सा केस में? इस केस में मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ये बॉडी इधर जा रहा है, कोई बॉडी कुछ मोमेंटम में जा रहा है, कोई मास, इसको आप इधर से ढकेलोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोमेंटम बढ़ेगा कि घटेगा? सोच रहे हैं, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। फिर से बोलता हूं, कोई बॉडी, कोई मास m इधर जा रहा है v वेलोसिटी में, ठीक है। अब ये भी इधर जा रहा था v वेलोसिटी में, ये भी मास m है। अब इसके पास कुछ मोमेंटम था इस डायरेक्शन में, अब हम एक फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स लगाएंगे ये बॉडी का जो मोमेंटम था mv, ये बढ़ेगा कि घटेगा? अरे फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा?
फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी तो बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो इसका मोमेंटम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। इस केस में फोर्स इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, मोमेंटम घटेगा, है ना। तो इस केस में मोमेंटम बढ़ेगा, इस केस में मोमेंटम घटेगा। मतलब when the force is in the direction of momentum, momentum increases. When the force is in the opposite direction of momentum, momentum decreases. ये तो समझ में आया। Now let us transform this statement, translate this statement to rotational motion. When the torque is in the direction of angular momentum बढ़ेगा। When the torque is in the opposite direction of angular momentum घटेगा, है कि नहीं। अभी हमें देखना है कि इसके ऊपर कैसा टॉर्क आ रहा है। ये LA क्या था, एंगुलर मोमेंटम अबाउट A, तो अबाउट A टॉर्क कैसा है, तो क्या लिखेंगे, when M is at B, इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है, कितना, mg, और ये mg, ये जो पहला वाला एंगुलर मोमेंटम था, u cos थीटा में जा रहा था, उसके चलते कुछ एंगुलर मोमेंटम बना। ये फॉर्म में ऐसा मोशन के चलते कैसा एंगुलर मोमेंटम बन रहा था, ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा था, है कि नहीं। दैट वाज क्लॉकवाइज, हम लिखे नहीं थे, क्लॉकवाइज था। When M is at B, the torque due to mg about A is tau A, और वो टॉर्क कितना है देखो तो, mg A पॉइंट में कुछ टॉर्क बना रहा है, कैसा टॉर्क, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस tau A which is also clockwise, है कि नहीं। तो हम क्या देखे, पॉइंट ए में कुछ एंगुलर मोमेंटम था, कैसा, क्लॉकवाइज, टॉर्क भी बन रहा है, कैसा, क्लॉकवाइज, मींस टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या कहेंगे, एज टाउ ए एंड एल ए आर इन सेम डायरेक्शन, एल ए इंक्रीजेस, ये एरे इंक्रीज करेगा। जैसे फोर्स और लीनियर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होने से मोमेंटम बढ़ता है, सिमिलरली टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होने से एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है एमजी, वही तो टॉर्क क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, ओनली एमजी, दैट एमजी इज क्रिएटिंग ए क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये एंगुलर मोमेंटम कैसे था, ये भी तो क्लॉकवाइज था, क्योंकि इस एक्सिस में कोई बॉडी ऐसे जा रहा है, तो ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, दोनों क्लॉकवाइज है। समझ में आ गया क्या। नाउ बीट नंबर 3 में पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर बदल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, लेकिन हमें समझ में आ गया कि बढ़ रहा है। पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट द एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग। अरे थोड़ा घुमा के पूछा है यार, डरो मत, क्या पूछा है, एट व्हाट रेट एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग, थोड़ा सा घुमा के अदरवाइज लिखो तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ये पूछा गया है। लेकिन ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है टॉर्क। कौन सा एंगुलर मोमेंटम, इट इज dLA by dt, that will give you torque about A, है कि नहीं, this will give you torque about A। तो A में क्या टॉर्क बना रहा है, कौन टॉर्क बना रहा है, अरे वो मास के ऊपर तो सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है, क्या है वो फोर्स, mg, क्या टॉर्क बनाएगा ये क्या बनाएगा, mg into perpendicular distance of line of motion, it is equal to mg, ये पूरा होता है रेंज, तो ये कितना हो जाएगा, आधा रेंज बाई 2, और हमें r का वैल्यू मालूम है, सो दैट इज इक्वल टू वेयर r क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g,
R का वैल्यू डाल दो, you get the answer. You get the answer. So all the 3 bits you could do. समझ में आ गया? थोड़ा दिमाग खुला रखोगे, क्लैरिटी के साथ सोचोगे तो बन जाएगा। ठीक है, मेरा काम है टू गिव यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी। हाउ यू अंडरस्टैंड, विथ व्हाट वैल्यू सिस्टम यू अंडरस्टैंड, दैट मैटर्स। हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, क्योंकि फीस दिए हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कुछ करना है, कर दिखाना है, कुछ सीखना है, उसके लिए पढ़ रहे हैं। उसके हिसाब से आपका ग्रास्पिंग रहेगा। ठीक है, देख लो, ऑल द 3 पॉइंट्स वी कुड क्लैरिफाई हियर। जैसे आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि थोड़ा सा इस सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा रंग बदल देता हूं। सपोज ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर दिया, आई चूज ए पॉइंट सी है। नाउ क्या पूछा गया था, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, दिस एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ऐसे पूछा है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी क्या होगा सोचो तो, अरे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए जो हो रहा था mu cos थीटा into h, यहाँ पर भी mu cos थीटा into h। हाँ, अच्छा अबाउट ए हो रहा था क्लॉकवाइज, अबाउट सी क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अरे देखो देखो देखो, सी में आप देख लो ये ऐसे जा रहा है तो कैसे लगेगा, कैसे घूमता हुआ, सी में भी क्लॉकवाइज, मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एंड अबाउट सी इज सेम। कब, जब वो हाईएस्ट पॉइंट में। एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, यहां पर पहला केस में ए में एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा था बिकॉज mg वाज क्रिएटिंग ए क्लॉकवाइज टॉर्क, बट अबाउट सी सोचो तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, टॉर्क कैसा है, ऐसा है, अबाउट सी टॉर्क ऐसा है, बट एंगुलर मोमेंटम ऐसा है ना सी में। तो आप क्या कहोगे, द टॉर्क इज ऑपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम, मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम हम निकाले सी में वो अभी घटने वाला है, और घटते 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 जब यहाँ पे आ जाएगा, नाउ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जीरो, घटते घटते जीरो हो जाएगा। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी mg into r/2। तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम बराबर रहने के बावजूद तो बीच वाला बीट था यहाँ पर अबाउट पॉइंट सी, टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज, ये फोर्स इस एक्सिस में इस बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है जबकि बॉडी ऐसे घूम रहा है, तो ऑब्वियसली वो स्लो डाउन करेगा और कुछ समय के बाद रुकेगा। खाली ए की जगह सी कर देंगे, चीजें बदल जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड।